अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग लेकर आए हैं नेक्स्ट 5 मिनट क्लास, जिसके अंदर हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ केस स्टडी। हम इस पर बात करते हैं कि केस स्टडी होता क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग मिलकर उसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। वो 4-5 अल्टरनेटिव यानी मुतबादल रास्ते निकालते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं और तीसरा कोई और काम भी कर सकते हैं। जब वो ये सारा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद एक डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन के कुछ रिजल्ट्स आते हैं। यानी वो रिजल्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उससे फ़ायदा भी हो सकता है, उससे नुकसान भी हो सकता है। ये सारे डाटे को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाता है एज केस स्टडी। यानी एक प्रॉब्लम आई थी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ये हालात थे, ये इश्यूज थे, ये मसले मसाइल थे, ऐसे हुआ था, ऐसे लोगों ने डिसीजंस लिए। अब होता ये है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको जो डिसीजन लिए होते हैं वो नहीं बताए जाते। उनको सारा सिनेरियो, सारी सिचुएशन, सारे मसाइल बता दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप अपने इल्म की रोशनी में बताएं कि आपका दिमाग क्या कहता है कि यहाँ पर कौन सा फैसला लेना चाहिए। तो वो अगर इशू मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग के हवाले से लोग सोचते हैं, प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन के हवाले से सोचते हैं, स्टॉक का है तो स्टॉक के हवाले से सोचते हैं। वो सारी चीज़ को सोचने के बाद उसका जवाब देते हैं। फिर उनके जवाब को उस इंडस्ट्री के अंदर जो सही में अप्लाई किया होता है उस जवाब से मैच किया जाता है और देखा जाता है कि क्या स्टूडेंट की बताई हुई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने वाली चीज़ से मिलती जुलती है या उससे ज़्यादा अच्छी है या उससे ज़्यादा बुरी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि आपका फैसला वही था जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया और उसके लगाने से उसको क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हुए। इसकी मदद से होता ये है कि ये बिज़नेस के स्टूडेंट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से इश्यूज़ को खुद हल करने की कोशिश करते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स देखते हैं कि अगर वो यहाँ पर सच्ची सिचुएशन में ये काम कर रहे होते तो उनको क्या फ़ायदे नुकसान होते। अब मैं पिछले काफ़ी देर से लोगों को 5 मिनट क्लास में छोटे छोटे लेक्चर्स दे रहा हूँ। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम इसके अंदर केस स्टडी डिस्कस करेंगे। कौन सा केस स्टडी डिस्कस करेंगे? हम रियल लाइफ केस स्टडी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो लेक्चर्स मेरे सुनते हैं लोग, वो सुन के मुझे कॉल करते हैं। बिज़नेस ऑनर्स अपने बिज़नेस की प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं और उनको मैं उनके जवाब देता हूँ और उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन देता हूँ। अब जब मैं उनको सोल्यूशन देता हूँ, वापस आके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं और लगाने के बाद उनको जो फ़ायदे और नुकसान होते हैं उसको वो फिर मुझे कॉल करके डिस्कस करते हैं कि मुझे ये फ़ायदा हुआ, मुझे ये नुकसान हुआ, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम उससे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की स्टोरीज़ और ऐसे ही कुछ लोगों की हकीकी जो केस स्टडीज़ हैं वो मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करूंगा इन 100 वीडियोस में। 5-6 वीडियोस के बाद एक वीडियोस बना करेगी जो कि केस स्टडी को डिस्कस करेगी, जिसके अंदर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा या जो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, जिससे मुझे फ़ायदा या नुकसान हुआ होगा, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे उससे ताल्लुक़ रखने वाली इंडस्ट्रीज़ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का हमारा केस स्टडीज़ है चैलेंजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ मोबाइल एसेसरीज़। इसमें हुआ कुछ इस तरह से कि कराची से एक होलसेल बिजनेस ने मुझे कांटेक्ट किया जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर मोबाइल एसेसरीज़ का काम करते थे। अब उनका इशू ये था, उनका इशू बड़ा यूनिक था। अब मैं आपके सामने प्रॉब्लम रखने लगा हूँ, सिनेरियो रखने लगा हूँ, सिचुएशन रखने वाला हूँ, हालात रखने वाला हूँ। मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख के ये बताने की कोशिश करूँगा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और हम उसका सोल्यूशन किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कराची होलसेल बिज़नेस के हवाले से, जो कि मोबाइल एसेसरीज़ का काम करते थे। अब उनका प्रॉब्लम ये था कि वो मोबाइल की एसेसरी दे रहे हैं और मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत रैपिडली अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करती है और नए मॉडल मुतारफ़ कराती है। फॉर एग्जांपल हम सैमसंग कहते हैं तो करंट सिचुएशन में उसके 10 से 15 मॉडल चल रहे हैं, 2 महीने बाद वो नए मॉडल इंट्रोड्यूस करा देगी। इसी तरह हम क्यू मोबाइल की बात कर रहे हैं, मौजूदा हालात में उनके कुछ और मॉडल चल रहे हैं, आने वाले टाइम में वो कुछ नए मॉडल इंट्रोड्यूस करा देगी। तो कहता है एसेसरीज के हवाले से हमारा इशू ये है कि जो भी मॉडल आएगा हमें उसके मुतालिक चीज़ें रखनी पड़ती हैं। अगर हम चीज़ें नहीं रखते तो हमारा कस्टमर कम हो जाता है और अगर हम चीज़ें रखते हैं तो 2 महीने के बाद नया मॉडल आ जाता है। अब वो फ़र्ज़ करें मैंने मोबाइल की केसिंग रखी है, मैंने उसके कवर रखे हैं, मैंने उसकी हवाले से चीज़ें रखी हैं जो कि मोबाइल से लिंक रखती हैं। होता ये है कि 2 महीने बाद जैसे ही मोबाइल चेंज होता है तो वो पुरानी चीज़ों की सेल्स कम होना शुरू हो जाती हैं और वो कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और हमारे पास स्टॉक पड़ा रहता है। अब ये जो लेफ़्ट ओवर स्टॉक है इसको हम बेचने की कोशिश करते हैं, ये बिकता नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी डिमांड नहीं रहती। ये था उसका एक बहुत बड़ा जिसका जवाब मैंने उसको दिया। उसके साथ कुछ
मैसेजेस और कुछ फ़ोन कॉल्स के ऊपर इसके सोल्यूशन के ऊपर हमने बात की। अब मैं आने वाले टाइम में वो आने वाली वीडियो में मैं वो सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मेरी बात सुने, इससे पहले जितनी मैंने वीडियोज़ बनाई उसके अंदर मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया, इस वजह से कि सुनने वालों को उस चीज़ की समझ आए। अब जैसे जैसे वीडियोज़ आगे बढ़ती जाएंगी इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएगी, और वो ख़ास इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अगर हम उन टेक्निकल पॉइंट को नहीं समझते तो हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को नहीं समझ सकते। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में जितने टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको आसानी से बयान करूं। मेरी कोशिश में आप अगर अपनी थोड़ी सी कोशिश ऐड कर देंगे कि उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल अगर आ रही है तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इस केस स्टडी को अब आगे डिस्कस करते हैं और इसके प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। ले जी, रियल बिजनेस प्रॉब्लम था। ये क्या प्रॉब्लम था कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाती है इन एवरी 2 मंथ्स। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि हाउ टू मैनेज लेफ्ट ओवर स्टॉक, ये एक उसका सवाल था। लेफ्ट ओवर स्टॉक, वेस्ट ऑफ मनी, ये पैसा मेरा सारा ज़ाया हो रहा है, इसका मैं क्या करूं, ये उसका सवाल था। और उसके बाद रैपिड डिक्रीज इन प्रोडक्ट डिमांड, एकदम प्रोडक्ट की डिमांड में डिक्रीज आती है, सारा माल बैकअप में पड़ा रहता है और हमें ये समझ नहीं आती है हम इसको कैसे सेल करें। अच्छा, यही जो सेम प्रॉब्लम है ये कुछ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की भी है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि मोबाइल शॉप्स, यानी मोबाइल आपके चेंज होते जा रहे हैं। अब आपके पास जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी प्राइसेस कम हो रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये कहती है कि अब हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी डबल हो जाती है और जो आपके पास टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ी हुई थी उसकी प्राइस डबल कम हो जाती है। तो इसमें आपको बहुत तेज़ डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने स्टॉक को सही तरह से मैनेज करने के लिए, जो कि हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसी तरह से गारमेंट्स को देखें, क्लॉथिंग को देखें, तो उसका भी सीजनल इफेक्ट आता है। जैसे सीजन चेंज आता है तो उनका पिछला स्टॉक या तो वो बैकलॉट में चला जाता है या फिर उसके सेल होने में प्रॉब्लम होती है। अब जब बैकलॉट में रख देते हैं तो अगले आने वाले सीजन के अंदर वो माल पुराना हो जाता है या उसमें से बहुत सा माल अपनी शेल्फ लाइफ खत्म होने की वजह से डैमेज हो जाता है। क्योंकि चाइना की जो प्रोडक्ट है ना, इसमें आपने देखा होगा कि जो शूज़ पड़े हुए ना रैक के ऊपर, अगर वो बहुत अच्छा बिकते नहीं ना, 6 माह साल नहीं बिकते, तो वो रैक पे पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ कम है। तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, जो सीजनल प्रोडक्ट हैं, वो सारे बिजनेसेस इस इशू का शिकार हैं, जो कि स्टडी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही लैपटॉप की शॉप है, ऐसे ही शू शॉप है और इसी तरह की और बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जिनको स्टॉक का प्रॉब्लम होगा, तो उनके लिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या है। तो इसका पहला सोल्यूशन छुपा हुआ है जनाब एनालिटिक्स के अंदर। अब आप कहेंगे ये आगे टेक्निकल टर्म और ये मेरी समझ में नहीं आएगी, तो मैं इसको बड़ा आसान करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैंने बुक रखी है, बिहाइंड एवरी गुड डिसीजन, हर अच्छे फैसले के पीछे क्या चीज़ है, तो जवाब आता है एनालिटिक्स। मैंने ये बुक यहाँ मलेशिया के पढ़ी, फिर ना सिर्फ ये कि मैंने पढ़ी बल्कि इसमें बताए गए फार्मूलों को मैंने यहाँ की कंपनीज़ में अप्लाई किया और उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो मैंने इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई करके अच्छे भले पैसे कमाए हुए हैं। फिर आप अगर थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना कि ये स्टेटमेंट लिखी है, हाउ एनीवन कैन यूज़ बिजनेस एनालिटिक्स टू टर्न डाटा इनटू प्रॉफिटेबल इनसाइट। मतलब कैसे हर बिजनेसमैन अपने डाटे को यूज़ कर सकता है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। यानी कि आप इस बुक को पढ़ने के बाद, चाहे छोटे या दरमियाने लेवल के बिजनेसमैन हैं, चाहे आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी का नहीं पता, लेकिन फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इससे आगे हम अब आगे डिस्कस करेंगे कि मैंने इससे क्या फ़ायदा उठाया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल कंपनी है माईवी वाटर्स के नाम से, इनका बेसिकली काम क्या है, इनका काम ये है कि ये मलेशिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर यानी हवा से पानी प्रोड्यूस करती है। यानी कि मशीन लगा दें, उसमें स्विच लगा दें, पीछे से टैप वाटर कोई ना लगाएं, यानी उसके ऊपर कोई पाइप नहीं लगा होगा, सिर्फ मशीन पड़ी होगी। अब वो करती ये है कि हवा की नमी को खींच के उसमें से पानी को एक्सट्रैक्ट करती है, फिर उसको फिल्टर करती है, फिर आपको पीने की देती है। इनका दावा ये है कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये इतनी यूनिक है कि पूरे मलेशिया में एक ऐसी प्रोडक्ट कोई नहीं है और इससे ज़्यादा प्योरीफाइड पानी कोई भी मशीन प्रोड्यूस नहीं करती।
क्योंकि हम पानी लेते हैं एयर से। पहले तो उस पानी को भाप बन के जो वो एयर में जाती है तो एयर प्योरीफाई कर देती है, यानी वो चीज़ें प्योरीफाई कर देती हैं। फिर उसके बाद जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मिट्टी में जो धूल चीज़ें और जरासीम होते हैं उसको हमारे फिल्टर जो है वो प्योरीफाई कर देते हैं और हम इस पानी को बड़ा अच्छा करके करते हैं। अब ये जो मैंने पीछे एनालिटिक्स की बात की, यही एनालिटिक्स इनके साथ मैंने डिस्कस की और हमने देखा कि हम मलेशिया के अंदर और मलेशिया से बाहर इस प्रोडक्ट की सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने एनालिटिक्स का इस्तेमाल यूज़ करते हुए हमें कब सेल्स ज़्यादा मिलेगी, कब कम मिलेगी, उसके मुताबिक हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी सेल्स फोर्स टीम को हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस कंपनी का जो ऑनर है ये इंडियन है, तो ये बड़ी डिटेल में जब मैं सवाल पूछता था ना तो वो बहुत डिटेल में मुझे समझाता था और चीज़ें बताता था ताकि मैं उसको सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो हमेशा जब आपका बिजनेस का कोई प्रॉब्लम होगा, आप उसके मुताबिक सही डाटा जब अपने मेंटर को, अपने बॉस को, अपने उन लोगों को जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं बताएंगे, तो वो आपको उसके सही सोल्यूशन बताएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इन कंपनी से मैं लाखों के हिसाब से पैसे चार्ज करता हूं ताकि मैं उनको सोल्यूशन बताऊं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको बड़े गौर से सुनिएगा, लंबी ये ज़रूर हो जाएगी, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एनी हाउ, अब हम चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको केस स्टडी बता दिया क्या होता है, मैंने आपको इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस बता दी, फिर मैंने आपको बता दिया कि ये प्रैक्टिस कहाँ से डाटा मैंने इकट्ठा किया, फिर मैंने इसको कहाँ कहाँ लगाया और उससे मैंने क्या क्या फ़ायदे उठाए। और अब भी मैं जो केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूँ, इस कंपनी में भी मेरी इस चीज़ से क्या फ़ायदा उठाया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ हम अब सीखेंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 गोल्डन कॉन्सेप्ट टू सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम। यानी अगर आपका बिजनेस चल रहा है और उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है जो हमने पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 3 बेसिक चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा। तो इसमें पहली है एनालिटिक्स, दूसरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तीसरी है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इन तीनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीनों पॉइंट जान है इस लेक्चर की, ठीक है। लफ्ज़ों पर आप मत जाएं, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको आसान करके समझाने वाला हूँ। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यू आर गोइंग टू लर्न दीज इन अपकमिंग फ्यू मिनट। आने वाले थोड़े टाइम में हम इसको समझ जाएंगे, कोई इशू की बात नहीं है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं, हाउ एनीवन कैन यूज बिजनेस एनालिटिक्स टू टर्न डाटा इनटू प्रॉफिटेबल इनसाइट। कोई भी शख्स अपने एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके पैसा कैसे इंक्रीज कर सकता है, अपनी कंपनी का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो मैंने उस बंदे से सबसे पहले ये बात की जिसने मुझे ये कहा कि मेरा स्टॉक फंस जाता है, मुझे ये पता नहीं लगता मैं उसको सेल कैसे करूं और मुझे ये प्रॉब्लम है। उसको मैंने जो पहला सोल्यूशन किया, मैंने कहा तुम डाटा इकट्ठा करो। अब मैंने उसको ये सारी डिटेल नहीं बताई, एनालिटिक्स क्या होता है, फलां क्या होता है, फलां क्या होता है। मैंने उसको सिर्फ एक ऑर्डर किया कि तुम क्या करो, डाटा इकट्ठा करो। कौन सा डाटा जी? मैंने कहा पिछले साल की सारी डिटेल मुझे इकट्ठी करके दो कि कितने मॉडल एक साल में एक कंपनी के चेंज हुए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो जो चेंज हुए उनकी चेंज होने का पीरियड ऑफ टाइम क्या था। वो 2 महीने बाद चेंज होते थे, 3 महीने बाद चेंज होते थे, 2.5 महीने बाद चेंज होते थे। उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे चल रहा था, वो किस तरह से अपनी पिछली प्रोडक्ट को ख़त्म करके अगली प्रोडक्ट लॉन्च करता था और कितनी देर तक अपनी पिछली प्रोडक्ट को सस्टेन कर रहा था। 2 चीज़ें होगी। तीसरा मुझे ये बताओ कि तुम कितना माल परचेज करते थे हर नए मॉडल का, यानी अगर तुमने केसिंग लेनी है तो तुम कितनी केसिंग ऑर्डर करते थे, अगर कवर लेना है तो कितने कवर ऑर्डर करते थे और कितने किस्म के ऑर्डर करते थे। ये सारी चीज़ें जब मैंने उससे पूछी तो उससे मैंने कहा कि तुम मुझे डाटा इकट्ठा करके दो पिछले साल का। उसने कहा जी इकट्ठा कर लूँगा, तो फिर क्या होगा? मैं कहा फिर ये होगा कि तुम्हारा जो डाटा आएगा उस डाटे के हवाले से हम डिसीजन लेंगे। वो डाटा तुम्हारा एनालिटिक्स है और वो उसको देख के हमारा डिसीजन लेना, क्योंकि एक बिजनेस एक मैनेजर है और उस मैनेजर के पास उसका एक टेबल और उसका एक दिमाग और उसका वो डाटा अगर ये उसके पास होगा तो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के $1 मिलियन इंडस्ट्री के डिसीजंस डाटे पे ले रहे होते हैं। तो मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से डाटा से डिसीजन लेना है। तो फिर डाटा लेके आओ। अब उसने जो डाटा दिया वो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकता, वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। मैंने एक डमी डाटा क्रिएट किया है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसमें हुआ कुछ इस तरह से जी, मॉडल 1 का फ़र्ज़ करें उसने परचेज़ किया 25,000 जो है ना, उसने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 25,000 उसने फ़र्ज़ करें केसिंग्स या उसके कवर या चीज़ें शेयर की। तो मैंने उसे कहा कि आने वाले 2 महीने में अगर इसका एक लाइफ साइकिल था तो तुम्हारी सेल कितनी हुई? तो उसने बताया जी 13,450। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो हमें ये पता लगा कि उसने जो माल ख़रीदा 25,000 था, उसने जो बेचा वो 13,450 थे, जो माल उसके पास अभी बाकी पड़ा है वो 11,550 है। इसी तरह से जब हम उस कंपनी का अगले मॉडल का डाटा निकाला तो पता चला कि जी उसने
परचेज़ किया था, यानी जो उसने ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो होलसेल है, उसके पास बड़े पैमाने पे माल होना चाहिए, और उसकी जो सेल हुई वो 15,122 की हुई, और उसके पास जो डाटा बच गया लेफ्ट ओवर वो बचा 14,878। इसी तरह से हमने उससे पूछा तीसरे मॉडल के हवाले से, तो उसने कहा 22,500 मैंने ऑर्डर किया, 18,215 सेल हो गए, लेफ्ट ओवर मेरे पास पड़ गया 4,285। अब पहली बात तो ये है कि ये जो लेफ्ट ओवर डाटा पड़ा हुआ है ना, अगर ये 12 महीनों का, पूरे साल का या पूरे 2-3 साल का डाटा आपके पास है ना, तो आपको इतनी आसानी होगी डिसीजन लेने के लिए कि आपकी सोच से बाहर है। तो यहाँ मैंने उसको बताया कि सबसे पहले तुम्हें ये डाटा इकट्ठा करके ये देखना है कि हर आने वाला नए मॉडल में तुम कितना एक्सेसिव परचेज कर रहे हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें वो फैसला लेना है कि तुमने परचेज एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करना। यानी अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी प्रोडक्ट 15 से 20 हज़ार में ही सेल हो रही है, तो तुम 15,000 प्रोडक्ट का ऑर्डर दो। इसका तुम्हें फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हारे पास माल आ जाएगा। जैसे ही तुम्हारे पास 5,000 यूनिट बच जाएंगे ना सेल होने वाले, तब तक उस प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो जाएगी और तुम नया ऑर्डर भी दे सकते हो, क्योंकि अगले बंदों ने जिन्होंने इसको बनाया उन्होंने भी डिस्काउंट करके इसको निकालना है, जैसे तुमने अपने इस लेफ्ट ओवर को डिस्काउंट करके निकालना है। जैसे ये तुम्हारे एक मॉडल 1 का जो डाटा पड़ा हुआ है वो 11,550 है, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम इसके ऊपर डिस्काउंट लगाओ, इसको तुम सस्ता करके बेचो। तो तुम क्यों ज़्यादा माल पहली दफ़ा में मंगवाते हो? उतना माल मंगवाओ जितना एक महीने को कवर कर सको, फिर बाकी माल को तुम आहिस्ता आहिस्ता मंगवाओ, क्योंकि तुम्हारा डाटा तुम्हें ये बता रहा है कि तुम हमेशा एक्सेसिव बाइंग कर रहे हो। ये तो रहा डिसीजन एनालिटिक्स से पहला कि एक्सेसिव बाइंग ना करें। वो कैसे पता चलेगा? अपने पिछले साल 2 साल का डाटा निकालें, आपको पता लग जाएगा कि हर दफ़ा आप 5,000 पीस, 10,000 पीस, 12,000 पीस, 2,000 पीस ज़्यादा मंगवा रहे हैं। अब आपको कितने पीस ज़्यादा नहीं मंगवाने, जितने कम होंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये सारा जितना भी माल आपके पास एक्स्ट्रा लेफ़्ट ओवर पड़ा है ये आपका ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसको परचेज़ करने के लिए कोई नहीं जाएगा। अच्छा, फिर आ जाएगा जी, मैंने उसे कहा जी जो अब लेफ़्ट ओवर माल है इस पर ऑफर डिस्काउंट ना, क्वेश्चन इज़ व्हेन वी शुड ऑफर डिस्काउंट। मैंने उसे कहा इसके ऊपर तुम डिस्काउंट लगाओ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम डिस्काउंट कौन सा लगाएं और हम कैसे लगाएं और हम कब लगाएं, हम कब इसका डिस्काउंट लगाएं जो कि सही डिस्काउंट होगा, टाइम रहते हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आप समझ जाए ना तो इस पूरे लेक्चर को बनाने का मेरा मकसद क्लियर हो जाएगा, तो इसको बड़े गौर से समझिएगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमें सबसे पहले समझना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और फिर समझना है पोर्टफोलियो क्या होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये होता है जी, फ़र्ज़ करें मैंने ये एक बार बनाया जहाँ पर मैंने एक साइड पर जो है वो सेल्स का निशान दे दिया कि यहाँ पर हमारी इस बार के साथ हमारी सेल्स चलेंगी और इसके साथ हमारा क्या चलेगा, टाइम। अब हम देखते हैं कि एक ये मैंने बनाया कि फ़र्ज़ करें मैंने एक प्रोडक्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रखा। ये जो एक मोबाइल कंपनी है ना, ये अपना एक नया मोबाइल जब लॉन्च करती है ना, तो सबसे पहले वो एक मोबाइल को डेवलपमेंट फेस में लेके जाती है। डेवलपमेंट मतलब वो उसको बना रही है, सोच रही है क्या फीचर ऐड करने हैं क्या नहीं ऐड करने। फिर दूसरा ये होता है कि वो उसको इंट्रोड्यूस करा देती है कि मार्केट में उसकी एडवर्टाइज करती है, उसकी मशहूरी करना शुरू कर देती है, उसको लॉन्च कर देती है। फिर तीसरा स्टेप प्रोडक्ट में ये आता है कि उसकी ग्रोथ आती है, यानी वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाती है और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। अब मज़ा आता है, अभी प्रोडक्ट में बहुत ग्रोथ आ रही है, आपका माल बहुत बिक रहा है। फिर होता ये कि उसका एक लेवल आ जाता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आता है उसका टॉप लेवल, यानी वो जितना टॉप पे जा सकती थी वो उतनी टॉप पे चली गई। यहाँ पे आके बहुत से बिजनेसमैन गलती करते हैं, वो कहते हैं यार ये बहुत बिक रही है, टॉप पे जा रही है और माल ऑर्डर करो। ये बात समझ लें, जैसे ही किसी प्रोडक्ट की मैच्योरिटी प्रलॉन्ग होती है ना, प्रलॉन्ग का मतलब लंबी होती है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिक्लाइन आता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिक्लाइन का मतलब सैचुरेशन है। सैचुरेशन का मतलब कि वो पॉइंट जहाँ से अब इस प्रोडक्ट ने नीचे गिरना है। तो आपने पहले से अपने दिमाग को तैयार करके रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिक्लाइन से पहले ही आप डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर देंगे। उस वक्त बाकी कंपनी ऑल माल परचेज कर रही होगी और आपकी कंपनी डिस्काउंट ऑफर कर रही होगी और वो अपना लेफ्ट ओवर माल डिक्लाइन से पहले, यानी प्रोडक्ट के गिरने से पहले ही बेच चुकी होगी। इस तरह आप अपना नुकसान भी बचा सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इस बात को आगे हम करते हैं। ये डिक्लाइन आ गया और फिर प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से आउट होगी, डेथ होगी। ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम समझेंगे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट तो नहीं है। एक प्रोडक्ट हो तो इस बात को समझना तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। हमारे पास तो प्रोडक्ट है बेतहाशा। हम इसको इस बात को कैसे समझेंगे, ये मैं अब आपको बताने वाला हूं कि हम इस बात को कैसे समझेंगे कि हमारे पास तो एक प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास तो 50 प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट को तो कोई भी मुझे कहेगा यार इसको समझना होता तो मैं तो बड़ी आसानी से समझ लेता। यहाँ हमें समझना पड़ेगा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो क्या है।
यानी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है कि उसके मुख्तलिफ लेयर्स कितने, उसके मुख्तलिफ मॉडल कितने हैं। तो वो मुख्तलिफ मॉडल्स, मुख्तलिफ लेयर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप केसिंग में भी काम कर रहे हैं, आप हैंड फ्री में भी काम कर रहे हैं, आप 100 चीज़ों में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके कवर्स हैं, कवर्स के डिज़ाइन हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने ये देखना है कि मॉडल कौन सा नया आ रहा है। मॉडल डाउन होता है तो हमारा प्रोडक्ट डाउन हो जाता है। तो मॉडल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मॉडल किस चीज़ का, वो मोबाइल की कंपनी का मॉडल। जिस तरह हम सैमसंग की बात करें कि सैमसंग एक नया मॉडल कितनी देर में देता है, ये सैमसंग वाली मिसाल मैं दे रहा हूँ, आप इसको किसी भी कंपनी के मोबाइल पे लगा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने देखा होगा आपने वही सेल्स, वही टाइम और वही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लेकिन इसमें मैंने प्रोडक्ट जो हैं वो 4 कर दिए। ठीक है, आप 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100 जितनी प्रोडक्ट हो सबका डाटा बना सकते हैं, और यही डाटा बनाने को कहते हैं एनालिटिक्स, और यही एनालिटिक्स से बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आ जाते हैं जनाब, हमारे पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है और प्रोडक्ट डी है। हमें पता लग रहा है यार ये 2-2 महीने के फ़र्क से, 2-2 महीने के टाइम से ये नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो जब उसने पहली प्रोडक्ट लॉन्च की ना जी, तो वो शुरू में ग्रोथ में गई, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, सेल जा रही है, उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, उसकी केसिंग सेल हो रही हैं, उसके कवर सेल हो रही हैं, सब चीज़ें सेल हो रही हैं। अब मैच्योरिटी भी आ गई, उसकी सेल होती होती वो टॉप पे चले गई है। अब आपको जैसे ही पता लग जाए कि ये बात टॉप पे जा रही है, आपका दिमाग खनकना चाहिए कि इसका सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिक्लाइन होने वाला है। तो यहाँ आएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिक्लाइन, ये देखें यहाँ पर आएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, यहाँ से आपने इसकी पहले ही सेल्स शुरू कर देनी है। लेकिन एक और बात समझनी है, दूसरे महीने में जैसे ही दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च हुई, वो लॉन्च होकर इंट्रोडक्शन पे आई, तो उसके इंट्रोडक्शन पे पिछला माल बिकना बंद नहीं होता। वो जब ग्रोथ पे जाती है ना, ग्रोथ पे जाती है, तब जाके उसके माल की परेशानी होना शुरू होती है, और तब तक आपने वैसे ही सेल लगा दी होनी है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जो है ना सैचुरेशन, वहाँ पे आपने सेल लगानी है। अब यहाँ पर आकर वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपकी पिछली प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट आपस में टकराती है। ठीक है, यहाँ तक 100% आपको अपना पिछला माल क्लियर करना है, यानी प्रोडक्ट ए का जितना माल आपने खरीदा है वो इस टाइम तक आके आपने बेच देना है वहाँ, क्योंकि यहाँ से आगे नीचे डिक्लाइन है, यहाँ से आगे नीचे गिर रहे हैं। अब प्रोडक्ट ए तो यहाँ से नीचे जा रही है, प्रोडक्ट बी यहाँ से उठ रही है, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट बी का माल यहाँ पे धड़ाधड़ बिक रहा है, और यहाँ से जैसे ही वो माल थोड़ा सा आगे जाएगा ना, यहाँ पे फिर आपने सेल लगाना शुरू कर देनी है। ये जो सेल आप लगाएंगे ना, अब मुझे पता है कि ये आपको नज़र आ रहा है यार ये तो मैच्योरिटी है, ये तो टॉप पे है। टॉप पे कौन बिजनेस सेल लगाता है? वो इस वजह से मेरे भाई कि आपने अपना स्टॉक ख़त्म करना है। ये टॉप पे है, लेकिन ये टॉप से डिक्लाइन में जाएगा, और आपको अगर अपने बिजनेस को आप गौर से समझेंगे तो आपने देखा होगा एकदम चीज़ें टॉप पे होती हैं, जैसे नया मॉडल आता है और एकदम ही डाउन जाता है। तो उस डाउन को जाने से पहले समझना और उस वक्त सेल लगाना और अपना स्टॉक क्लियर करना। सेल लगाए ना लगाएं, स्टॉक क्लियर कर दें, स्टॉक क्लियर कर दें। अगर आपका स्टॉक वैसे सेल होकर क्लियर हो सकता है तो सेल लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं क्लियर हो रहा तो आप पैकेजेस दें, नए से नए पैकेजेस दें। एनी हाउ, यहाँ पे प्रोडक्ट सी लॉन्च होगी, ऐसे ही सी जब ऊपर की तरफ जाएगी तो बी वहाँ पर मरने वाली होगी। तो जहाँ बी मरने वाली है वहाँ आपके पास बी का स्टॉक खत्म हो जाना चाहिए और सी का स्टॉक आना शुरू होना चाहिए। ये जो स्टॉक आपने ए का यहाँ ख़त्म किया ना, ये ख़त्म करके जो पैसा आपके पास आएगा ना, उससे आप बी का स्टॉक खरीदें। समझ आ रही है? यानी आपका पैसा कैश इनफ्लो स्ट्रक्चर उसमें रहेगा, सर्कल में रहेगा। लेकिन इस बात का क्या फ़ायदा कि आपके पास ए का माल भी 11,000 पड़ा हो, बी का माल भी 12,000 पड़ा हो, उस पड़े हुए माल को आपने क्या करना है? लिहाजा आप सेल लगा के प्रोडक्ट को डिक्लाइन से पहले अपने पास माल ख़त्म कर दें, नया माल रखें। कस्टमर आपके पास आया कि जी पुराना माल नहीं मैं रखता, मैं तो मेरा ट्रेंड है मैं नया माल रखता हूँ और नए माल को सेल करता हूँ। इससे होगा ये कि आपका बिजनेस नए माल को पकड़ेगा, नए कस्टमर को पकड़ेगा, नई चीज़ों को पकड़ेगा, और पुराने ने तो वैसे ही डिक्लाइन होना है। अगर पुराने माल के ना होने की वजह से कोई कस्टमर आपका वापस जाता है ना, तो वो 1, 2 या 5 होगा। लेकिन नए माल के ना होने की वजह से अगर आपका कस्टमर वापस जाता है ना, तो वो 50, 20, 500, 1000 होंगे। लिहाजा हमें नए माल के अंदर ही अपनी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ हम समझेंगे कि प्रोडक्ट ए, बी, सी तीनों के अंदर हमने ये काम करना है कि जैसे ही वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, हमने अपना माल निकाल के उसमें से
निकलने वाला, यानी ए डिक्लाइन पे गया तो उससे निकलने वाला पैसा हमने बी पे लगा देना है, बी नीचे गया तो उससे निकलने वाला पैसा हमने सी में लगा देना है, सी नीचे गया तो उससे पैसा निकलने वाला हमने डी पे लगा देना है। ऐसे एक तो हमारे पैसे की सर्कुलेशन ठीक रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास लेफ्ट ओवर स्टॉक नहीं रहेगा। नंबर 3, इस ग्राफ को बनाने से हमें यह समझ आएगी कि हमारी प्रोडक्ट अब डाउन जाने वाली है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। तो अगर प्रोडक्ट डाउन गई तो हमने माल स्टॉक में पड़ा रहेगा और वो स्टॉक में पड़े रहने वाला माल हमारा हमें ज़ाया कर देगा। तो ये वो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर 1 2 3 करके कर दिए। ये जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहे हैं ये आपके सैचुरेशन पॉइंट्स हैं, ये आपके सैचुरेशन पॉइंट है प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर आपने समझना है कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट निकाल के अपना स्टॉक ख़त्म करना है और उससे आने वाले पैसे से अपने पिछली प्रोडक्ट का स्टॉक परचेज करना है। इसी सर्कल को आपने चलाते रहना है, जिसकी मदद से आप ना तो लेफ्ट ओवर स्टॉक रखेंगे और ना कोई सिलसिला होगा। तो हमें 3 बातें यहाँ पर सीखने को मिली। उसमें से पहली ये कि हमने एनालिटिक्स का यूज़ देखा कि वो किस तरह से होता है और उसकी मदद से, ये मैंने बिल्कुल छोटी सी चीज़ें अभी आपको बताई हैं। अगर हम एनालिटिक्स को समझना शुरू करेंगे, बड़ी कंपनीज़ को देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा तरीके से आप अपने कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसके यूज़ से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। पहला, आपका स्टॉक ज़ाया नहीं होगा। दूसरा, आपको पता होगा डिस्काउंट कहाँ लगाना है। तीसरा, आपको ये पता होगा किस तरह से अपने माल में से पैसे से कैश फ्लो करना है, कैश लेना है, आगे लगाना है, कैश लेना है, आगे लगाना है, कब लेना है, कब लगाना है, ये सारी चीज़ों का पता होगा। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हमने देखा। फिर हमने पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड किया, जिससे हमें पता लगा कि हमारा डिस्काउंट मेथड क्या होगा हमारे स्टॉक को क्लियर करने के लिए। अब जो हमने डिस्काउंट लगाने ना, वो हमने एक तरह के नहीं लगाने। कभी आप बंडल पैकेज, अब फ़र्ज़ करें ये सारा कुछ करने के बाद भी आपके पास माल पड़ा रह गया, अब वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, अब आप उसको निकालेंगे कैसे? आप उसका बंडल पैकेज ऑफर कर दें। बंडल पैकेज पता क्या होता है? 3 प्रोडक्ट नए माल की लगा दें, 2 पुराने की लगा दें और उसकी एक प्राइस बना दें। तीनों की प्राइस जो कि नई प्रोडक्ट लगाई है वो आप रखें सेम प्राइस, जो जितने पे आप पहले सेल कर रहे थे। जो 2 प्रोडक्ट आपने पुराने माल की उसके साथ अटैच करके एक बंडल बनाया ना, एक पैकेट बनाया, उसकी प्राइस में से जो चीज़ें आपने डिस्काउंट देनी थी ना 50% 70%, वो टोटल बंडल पर डिस्काउंट दे दें। अब होता ये है कि कस्टमर बंडल उठाने शुरू कर देता है। वो कहता है यार 3 नया माल, ये 2 पुराने भी मेरे पास आ गए, मेरा तो काम बन गया। तो यही वो जो सोचता है ना, क्योंकि जब भी कोई कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है, कस्टमर जब भी ये समझता है कि मैं आज कंपनी लौटाया, समझो उस दिन कस्टमर आप लौटाया गया, मतलब पंजाबी में मैंने बताया, लेकिन उर्दू में कहता हूँ जब कस्टमर ये समझता है कि मैंने आज दूसरी कंपनी को लूट लिया, कि मैंने इतना सस्ता माल लिया, उस दिन वो 100% खुद लुट के आया। ठीक है, तो आपने डिस्काउंट ऑफर करना है जिसमें बंडल पैकेज मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा है बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी एक के साथ एक फ्री। अगर आप एक में पुरानी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसके साथ एक और फ्री, एक के साथ 2 फ्री, इस तरह के। यानी कि सिर्फ प्राइस में डिस्काउंट ना करें, इस तरह के डिस्काउंट भी ऑफर करें तो आपको फ़ायदा होगा। फिर तीसरा आ जाता है कि आप एक माल को एक शेल्फ पे रख दें। जब बंदा नया माल लेने आए आपके पास होलसेल में, तो आप उसे कहो जी उस शेल्फ पे जो माल पड़ा हुआ है ना, वो सारे का सारा अप टू 50% डिस्काउंट है। अप टू मतलब उसमें 10 वाला भी रखें, 20% वाला भी रखें, 30% वाला भी रखें, 40 वाला भी रखें, 50 वाला भी। तो वो जो शॉपिंग करने आया वो दूसरा माल लेगा, लेकिन उसके खुन्ने में ये चलता रहेगा यार वो वाला माल डिस्काउंट में पड़ा हुआ है। तो आप जब उसको बताएंगे ना, अगर ये नहीं लोगे तो तुम्हारे इतने पैसों का नुकसान है, तो नुकसान कोई नहीं करता। वो ये सोचता है कि मैं यहाँ से माल उठाऊँ। तो हमने आने वाले बंदे को ये डिसीजन दिलवाने हैं और उसको अपना माल बेचना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों का समझ आई होगी, और वो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं कि हम किस तरह से इन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट का चेंज है वो 2 मंथ में आता है, हमारा स्टॉक पड़ा रहता है, वेस्ट ऑफ मनी होती है, फंड प्रॉब्लम होता है, और इन सारी चीज़ों को हम कैसे डील कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे वो पूछेंगे कमेंट्स में। मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।